आप सभी को प्रणाम। आप सभी को राधे राधे। 24 अप्रैल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। वैसे आज का दिन अपने मायने में बहुत ज़्यादा खास है। क्यों खास है? क्योंकि आज के दिन ही पंचायती राज व्यवस्था को पूरे भारत में लागू किया गया था। तो करके ही आज ही के दिन हम लोग पंचायती राज डे भी सेलिब्रेट किया करते हैं। 24 अप्रैल को हर साल हम पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, 24 अप्रैल को ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी इन द ईयर ऑफ 1993। एक साल के लिए सभी राज्यों को समय दिया गया था। 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में लागू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आर्टिकल नंबर 2443 ए से लेके ओ तक आती है। मतलब टोटल इसमें 15 आर्टिकल है। ABCDEFGHIJKLMNO तक ये टोटल आर्टिकल है आपके। और ये जो है ना संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था इन द ईयर ऑफ 1992 को। ठीक है। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था अपने भारत में लागू है। बलवंत राय मेहता इनकी कमेटी पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। एक गांव लेवल पे सरपंच होना चाहिए, विलेज लेवल पे एक ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति बनती है, एक जिला लेवल पे जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होते हैं। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था हमारे भारत में लागू हुई थी कहाँ पे? 2 अक्टूबर को लागू हुई थी। 1959 को हुई थी लागू। ये राजस्थान जो है, राजस्थान का एक जिला है नागौर। नागौर के अंदर नागौर के बगदरी और काशनी जैसे गांव है, यहाँ पे लागू हुई थी। उसके बाद में थोड़े ही दिनों के बाद में 11 अक्टूबर 1959 को ये आंध्र प्रदेश में लागू हो गई थी और पूरे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसे ऐसे लागू कर दिया था। अच्छा, 24 अप्रैल को ही लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी दिया जाता है। ये 24 अप्रैल को स्टार्ट किया गया था। 24 अप्रैल 2022 को स्टार्ट किया गया था। लता मंगेशकर जी का 2022 में देहांत हुआ है। तो दीनानाथ मंगेशकर इनके पिता का नाम था। पहली बार ये पीएम मोदी को दिया गया था। 2023 के अंदर ये आशा भोसले को दिया गया था। इस बार वाला अपडेट होने पे मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। और आज ही के दिन वैसे सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे भी है। तो क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं, एकमात्र स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको भारत रत्न भी दिया गया है। कमेंट में बताना कि सचिन तेंदुलकर जी को कौन से वर्ष में भारत रत्न दिया गया था। इस बार जैसे 5 लोगों को भारत रत्न मिला है ना, ऐसे इनको कौन से साल के अंदर मिला था, कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे आप लोग। ठीक है। और 24 अप्रैल को ही भारत में एक स्वामित्व योजना भी लागू हुई थी। साल 2020 में लागू हुई थी वो। 24 अप्रैल 2020 को ही स्वामित्व योजना, उस योजना को ई गवर्नेंस के लिए पूरे भारत में सबसे टॉप अवार्ड मिल चुका है। लाल डोरा मुक्त योजना है। वैसे पूरे भारत में सबसे पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा बना है? ये गांव बना है सिरसी गांव। सिरसी गांव कौन से जिले का है? करनाल जिले का गांव है सिरसी। 26 जनवरी 2020 को उस समय के मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको लाल डोरा मुक्त करके स्वामित्व डीड सौंपी थी। मतलब जमीनों का मालिकाना हक देना। पहले कोई ऐसा फिक्स नहीं होता था कि ये जमीन इसकी है, ये जमीन इसकी, ऐसे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं था। अभी प्रॉपर जो है ना उसके स्वामित्व कार्ड बना के दिए जा रहे हैं। आप लोग इस क्लास का पीडीएफ जो है ना स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम पे ले सकते हैं। कुछ पेंडिंग पीडीएफ है, मैं उनको आज के दिन में कोशिश करता हूँ कि सभी को अपडेट कर दूंगा। ठीक है। और मंजिल बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे, आप इस बैच को भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है। हाल ही में किसने किसानों को मुआवजा देने के लिए ओलावृष्टि से हुई फसलों की क्षति का आंकलन करने के आदेश दिए हैं? आपको पता है ना, अभी रिसेंट कुछ बारिश के दिन चल रहे हैं। वन आज कल भी हो रही थी, तो थोड़ा बहुत ये बारिश के टाइम पे कुछ क्षेत्र में ओले भी पड़े हैं। और इस टाइम पे फसलें कुछ जो है ना कट चुकी है, कुछ कटाई चल रही है। जब जहाँ जहाँ फसलों की का बेसिकली ख़राब हुई है, वहाँ वहाँ उसको चेक करके उसको मुआवजा देने के आदेश दिए हैं अभी हाल ही में। सॉरी, ये गलत आंसर लग गया, नायब सिंह सैनी ने दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने। हरियाणा के मुख्य सचिव ने मंडी में स्टॉक उठाने में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल देने से कम 50% स्टॉक तुरंत गोदामों में ट्रांसफर कर दिया जाए। और रबी फसल से जुड़े अधिकारी हैं उनके लिए भी कहा है कि किसानों को 72 घंटे के अंदर जो है ना भुगतान करने के आदेश भी दिए हैं फसल बेचने के बाद में। ठीक है ना, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी ना हो। एक्चुअली मेन तो बात यही है। ओलावृष्टि या इसको सहीम भी कहा करते हैं, एक ठोस वर्षण होता है, बर्फ के गोले आके पड़ते हैं, तूफान आता है, तूफान के साथ में ये गोले आते हैं। 15 मिनट से अधिक समय तक ये नहीं रहते हैं, आमतौर पे 15 मिनट के अंदर ही रहते हैं। 5-7 मिनट 5-7 मिनट ही होता है। ओलावृष्टि जब आते हैं तो बड़े बड़े साइक्लोन आते हैं, जल वृष्टि जैसे हो सकता है, या बहुत ज़्यादा मौसम एक व्यापक या थोड़ा सा कह सकते हो भयानक सा रूप ले लेता है।
ये जो छोटे छोटे गोले होते हैं ये लगभग 1/4 इंच से कम व्यास के होते हैं ये। और ये बेसिकली ऐसे आने का कारण जो है ना, ये आता है जो सर्दियों के दौरान या सर्दियों के बाद में जो बारिश आती है, अक्सर ये जेट स्ट्रीम की वजह से ऐसा होता है। बादलों के माध्यम से हवा तेज धाराएं ऊपर उठ रही होती है और अप ड्राफ्ट के रूप में जिसको जानते हैं, और उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होके ज़मीन के ऊपर गिरता है। ये एकदम से हवा बहुत तेज़ी से ऊपर उठती है और वही हवाओं की वजह से थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए गोले बर्फ के रूप में ज़मीन पे आके गिरते हैं ये। इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेज कब तक भारत में एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत करने की योजना बना रहा है? आप सभी को ये पता होगा कि अ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वो बढ़ रहा है, लगातार ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हम लोगों को अभी ज़रूरत पड़ेगी एयर टैक्सी सेवा की ज़रूरत पड़ेगी। और एयर टैक्सी सेवा जो है ना, इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा 2026 में। ये दिल्ली से लेके गुरुग्राम के बीच में सबसे पहले चलने वाली है ये। और हरियाणा का गुरुग्राम और दिल्ली के कनॉट प्लेस से चलेगी, 7 मिनट में ही सफ़र तय करवा देगी। 2,000 से 3,000 रुपये के बीच में ये लगभग इसका जो है ना खर्चा लगने वाला होगा। वैसे ही 27 मिनट का सफ़र है और अब लगभग 1.5 घंटे का टाइम लग रहा है, और कैब वगैरह से जाते हैं तो 1,000-1,500 रुपये टाइम इसमें पैसा लग जाता है। ये ईवी टॉल व्हीकल्स होते हैं एक्चुअली, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग। मतलब ये सीधे उतरेंगे और सीधे ही जो है ना ज़मीन पे उतर जाएंगे, सीधे ही उड़ जाएंगे। इनके लिए ऐसे कोई रनवे वगैरह की जरूरत नहीं है, छोटी सी जगह है। इसमें 4 लोग बैठ सकेंगे प्लस में एक पायलट, मतलब टोटल 5 लोग इसके अंदर बैठ सकेंगे। बहुत शोर तो ये करते ही नहीं है, और चार्जिंग का भी इनका बहुत फास्ट चार्जिंग है। ये 1 मिनट में 1% चार्ज होंगे ये, तो इस मामले में। और ये ईवी टोल व्हीकल जो है ना, शुरुआत में तो ये हरियाणा के अंदर चलाए जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर के लिए इनको चलाया जाएगा आगे बेंगलुरु में, दिल्ली में, ऐसे शहरों के अंदर जो है ना इनको चलाया जाएगा। कस्तूरी कपास और वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए केंद्र कितने राज्यों में समर्पित प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित करेगा? सेंटर विल सेट अप डेडिकेटेड टेस्टिंग लेबोरेटरीज इन हाउ मेनी स्टेट टू मेक कस्तूरी कॉटन एज ए ग्लोबल ब्रांड। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा टोटल 6 स्टेट के अंदर जो है ना एक ग्लोबल ब्रांड के लिए टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनने वाली है। इनमें से एक महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है एंड कर्नाटका है। एज अ पार्ट ऑफ पुश टू स्टेबलाइज इंडियन कस्तूरी कॉटन, भारत का कस्तूरी कॉटन है, इसको ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए टेस्टिंग लैब, क्योंकि टेस्टिंग लैब में कोशिश ये की जाएगी कि जो लैब है मतलब ये जो कपास है उसमें 2% कचरा रह पाए, 98% वो प्योर रह पाए। ये लैब ये सुनिश्चित करेगी। अभी के लिए हाई ग्रेड कॉटन के लिए कोई डेडिकेटेड लैब उतनी अच्छे लेवल पे है नहीं, लेकिन ये 6 लैब सेटअप करेंगे आने वाले समय के अंदर। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS जो है ना टेस्टिंग फैसिलिटी के अंडर लैब को सेटअप किया जाएगा। वैसे दुनिया में सबसे टॉप ब्रांड है, एक का नाम है सुपीमा और एक है गीज़ा। ये भारत इनको कॉम्पीट करना चाहता है। गीज़ा वगैरह जैसे नॉर्मल होते हैं ना, ये बहुत कम रेस लंबे होते हैं। ये सुपीमा है या गीज़ा है, ये बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के हैं। इनको खींचने पे बहुत लंबी लंबी जो है इनके रेशे बन जाते हैं एक्चुअली। और ये जो मिस्र जैसे देश है ना, इनमें ये बहुत ज़्यादा होती है कपास, और ये टॉप लेवल की ब्रांड तो होने के साथ साथ इनकी खास बात यह है कि रेशे जो है ना, रेशे बहुत लंबे खींचने के बाद में भी मजबूत है, टूटते नहीं है। दूसरी बात, ये सॉफ्ट तो हद से ज़्यादा है। मतलब इनकी सबसे अच्छी खास बात है सॉफ्टनेस। कपड़ा आप पहनते हैं तो कपड़ा एक होता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना, तो इनके बने हुए कपड़े फिर अल्टीमेट बहुत महंगे ही हो जाएंगे। टेस्टिंग फैसिलिटी इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री अंडर आर ऑपरेटेड बाय द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CCI है, एक कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन है। इसके अलावा NABL के अंडर तो बहुत ज़्यादा लैब आती नहीं है, CCI को छोड़ के। आपका जो नेशनल एग्रीकेशन बोर्ड है, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी के अंडर तो CCI को छोड़ के कोई और लैब आती नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग गीज़ा जो है ना उसके पास में, गीज़ा और सुपीमा, उनको कॉम्पीट करना चाहते हैं आने वाले टाइम में। इसलिए हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की टेस्टिंग फैसिलिटी है, टोटल 6 लैब है सेटअप करनी जाएगी, जिसमें से एक अपने हरियाणा के अंदर भी सेटअप होगी। अच्छा, वैसे मैं बता देता हूँ कि भारत में कपड़ा जो डिपार्टमेंट है ना उसको आगे ले जाने के लिए वैसे 5 हमारी योजना या कार्यक्रम भी चल रहे हैं। जैसे एक PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, PM मित्र पार्क चल रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। एक है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम, जितना ज़्यादा आप अपने खुद का मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट पे ध्यान देंगे उतना ही ज़्यादा जो ना आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्कीम है।
इसके अलावा तकनीकी कपड़ा मिशन है, टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, समर्थ योजना चल रही है, इसके अलावा नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। तो कपड़ा मंत्रालय भी लगभग 95,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले 4 से 6 सालों में लगभग 2.25 मिलियन नई नौकरी भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है। इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उससे आपको इंसेंटिव मिलता है। जैसे आपका गूगल पे फोन पे कई बार आता है ना कि आप ये कर लोगे तो आपको यहाँ से इंसेंटिव मिलेगा, इतना कैशबैक मिलेगा, कुछ इस टाइप की स्कीम है ये। इससे 25,000 करोड़ और पीएम मित्र पार्क योजना के चलते और 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमारा डिपार्टमेंट नजरें गड़ाए बैठा है फिलहाल के लिए। हाल ही में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने ओलंपिक 2024 का कोटा हासिल किया है? ओलंपिक 2024 का कोटा हासिल किया है 3 खिलाड़ियों ने। 3 खिलाड़ियों में एक तो है विनेश फोगाट, इस बार के कुछ ऐसे मेडल मिलने वाले हैं, गोल्ड है, सिल्वर है और ब्रॉन्ज है, ठीक है। एक तो विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट के साथ साथ एक अंशु मलिक है, एक है रितिका हुड्डा। इन तीनों ने ही अभी रिसेंटली जो है ना ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में इन्होंने पेरिस ओलंपिक कोटा 2024 हासिल किया है। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम कैटेगरी में, अंशु जो है 57 किलोग्राम कैटेगरी में, रितिका 76 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर ये कोटा हासिल किया है। रितिका हुड्डा हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है। 2023 में इब्राहिम मुस्तफ़ा कुश्ती रैंकिंग सीरीज में उस टाइम पे 72 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और एशियाई कुश्ती जो चैंपियनशिप है उसमें 2023 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अंशु हरियाणा के जींद की रहने वाली है। 2001 में इनका जन्म हुआ था और इनके जो 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ है कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के अंदर। इसके अलावा जो है ना विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में एकमात्र भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, तो करके ये भी इंपॉर्टेंट है। विनेश फोगाट आप सभी जानते हैं, ये चरखी दादरी बलाली से संबंधित है और 1994 में इनका जन्म हुआ था। भारत की पहली महिला भारतीय पहलवान है जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक और जीता था इन्होंने। और पहली इसलिए भी है कि इन्होंने एशियाई गेम में तो गोल्ड जीता था और के साथ साथ जो है ना इन्होंने और भी जो रेसलिंग चैंपियनशिप वगैरह हुई थी उसमें भी इन्होंने जो ना मेडल जीता था। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन अ गोल्ड एट बोथ कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना इनको भी। इनके बारे में छोटे छोटे सवाल वैसे भी पूछ लिए जाते हैं। बलाली चरखी दादरी से है ये। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे भ्रष्टाचार हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाए गए हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के। इनका नाम है अमिताभ सिंह ढिल्लो। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। 1997 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं ये। इनको भी रिसेंटली भारतीय जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है हरियाणा का, एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है और इसके साथ आप लोग जो है ना मुझे बताइए हरियाणा में अब करंट डीजीपी कौन है, कौन से नंबर के हैं और सबसे पहले डीजीपी हरियाणा के कौन से थे, बताना जरूर। मैंने कई बार आपको पढ़ा रखा है। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे।